जैसा कि आपको पता है कि हमारी पॉलिटी की एम लक्ष्मीकांत सीरीज चल रही है, जिसको हमने पूरी बुक को 20 दिन में ख़त्म करने का टारगेट रखा है। तो यह उसी का पार्ट 4 है। तो इसमें हम राज्य के नीति निर्देशक तत्व पढ़ेंगे, DPSP। आप ये वीडियो पूरा देखिए। और ये एम लक्ष्मीकांत जो बेस्ट बुक है पॉलिटी का, उसके थ्रू ये कराया गया है और उसी के मैंने ये पूरा नोट्स बनाए हैं। तो आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे, रिवाइज करेंगे तो ये आपके पॉलिटी के सभी क्वेश्चन सही होंगे। और इसके जितना भी बाद में शॉर्ट नोट्स बनाने हों या हम प्रीवियस ईयर पेपर करेंगे तो वो सब आपको उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। और इसका जो PDF का लिंक है वो भी आपको दे दिया जाएगा। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। तो राज्य की नीति निर्देशक तत्व, तो ये सभी एम लक्ष्मीकांत पॉलिटी की बुक से बनाए गए नोट्स हैं और आपको जो मेन चीज़ें वो सब आपको पढ़ाया जाएगा। ये सब उसका निचोड़ है। तो आप इसको याद कर लेंगे तो पॉलिटी के सारे क्वेश्चन सही होंगे। चलो क्लास स्टार्ट करते हैं। तो राज्य की नीति निर्देशक तत्व, तो DPSP पार्ट 1, सामान्य परिचय। तो संविधान का भाग व अनुच्छेद, तो हमको याद रखना है कि DPSP जो है नीति निर्देशक तत्व हैं वो भाग 4 और अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक है। स्रोत क्या है कि ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं 1937। तो आयरलैंड ने इसे कहाँ से लिया था? स्पेन से। तो ये आपको याद नहीं रखना, सिर्फ आपको ये याद रखना है कि DPSP भारत में के संविधान में कहाँ से लिए गए? आयरलैंड के संविधान से। तो विद्वानों के विचार, डॉक्टर BR अम्बेडकर ने कहा कि नीति निर्देशक तत्वों को संविधान की विशेषता वाला बताया गया है। तो नोबल फीचर, ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा कि संविधान की ये मूल आत्मा है नीति निर्देशक तत्व। तो याद रखना है आपको ये कि संविधान की मूल आत्मा किसने कहा? ग्रेनविल ऑस्टिन ने। तो इसकी प्रमुख विशेषताएं देखते हैं। राज्यों के लिए सिफारिश हैं कि नीतियां एवं कानून बनाते समय राज्य के अंतर्गत आता है विधायिका, कार्यपालिका या प्रशासनिक अधिकारी, इनको ध्यान में रखना अनिवार्य है। राज्य शब्द का अर्थ अनुच्छेद 36 के अनुसार वही है जो भाग 3 मूल अधिकार में है, कि राज्य के अंतर्गत वो सभी आते हैं जो भारत को चलाने के लिए संवैधानिक रूप से कार्य करते हैं। कोई एजेंसी हुई या फिर कार्यपालिका, विधायिका, प्रशासनिक अधिकारी वगैरह। 1935 के अधिनियम से समानता, यह भारत शासन अधिनियम 1935 के अनुदेशों के प्रपत्र के समान है। अब मूल उद्देश्य देखेंगे, सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना। अगर क्वेश्चन आता है DPSP का मूल उद्देश्य क्या है, तो सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना। पुलिस राज्य, औपनिवेशिक काल के बजाय लोक कल्याणकारी राज्य का निर्माण करना। गैर न्यायोचित, अनुच्छेद 37 के अनुसार इन्हें न्यायालय द्वारा बाध्यकारी रूप से लागू नहीं कराया जा सकता है। हालांकि यह स्पष्ट किया गया है कि ये तत्व देश के शासन में मूलभूत हैं। तो इनको मतलब ऐसा नहीं है कि अगर इनका उल्लंघन होता है तो सुप्रीम कोर्ट जाके न्यायालय द्वारा बाध्यकारी रूप से इनको लागू नहीं करवा सकते हैं। ये सिर्फ एक सलाहकार ही हैं कि राज्य को क्या निर्देश देते हैं कि जो भी कानून वगैरह बनाए जाएं तो इनको ध्यान में रख के बनाए जाएं। संविधान की वैधता जांचना, यदि कोई कानून DPSP विशेषकर 14 और 19 को प्रभावी बनाता है तो उच्चतम न्यायालय उसे असंवैधानिक होने से बचा सकता है। तो निर्देशक तत्वों का वर्गीकरण, संविधान में इनका कोई औपचारिक वर्गीकरण नहीं है, लेकिन वैचारिक आधार पर इन्हें 3 श्रेणियों में बांटा जाता है। समाजवादी सिद्धांत, अनुच्छेद 38, लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक और आर्थिक राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करना तथा आय, प्रतिष्ठा व अवसर की असमानता को समाप्त करना। तो नीति निर्देशक तत्वों को 3 तरीके से बांटा जा सकता है। एक होता है गांधीवादी, एक होता है समाजवादी और एक होता है उत्तर बौद्धवादी। उनको हम पढ़ेंगे, है ना, लिबरल वाले होते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं समाजवादी। समाजवादी का अर्थ ये होता है कि जो भी कार्य किया जाए समाज की भलाई के लिए किया जाए। तो उसके अंतर्गत कौन कौन से नीति निर्देशक तत्व आते हैं उनको हम पढ़ रहे हैं। तो आर्टिकल 38 में लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करना तथा आय और प्रतिष्ठा के अवसरों की असमानता को समाप्त करना। अनुच्छेद 39, राज्य विशेष रूप से निम्नलिखित नीतियों को सुरक्षित करेगा। सभी नागरिकों को जीविका के पर्याप्त साधन पाने का अधिकार देगा। भौतिक संसाधनों का स्वामित्व व नियंत्रण सर्व साधन के हित में होगा। धन और उत्पादन के संसाधनों का संकेंद्रण रोकना है, कि ये जो धन और उत्पादन के साधन हैं ये किसी एक ही फर्म या एक ही व्यक्ति के कंट्रोल में नहीं जाए। मोनोपोली को रोकना है इनको। पुरुष और स्त्रियों दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन देना। श्रमिकों के स्वास्थ्य और शक्ति और बच्चों की सुकुमार व्यवस्था का संरक्षण करना। बच्चों के स्वास्थ्य विकास के अवसर 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया था। अब 39A में क्या है
समान न्याय, गरीबों को निःशुल्क कानूनी सहायता देना, इनके सब शॉर्ट नोट्स उपलब्ध करा दिए जाएंगे। और हम लास्ट टाइम पे भी मतलब इस क्लास की एंडिंग में इसका क्विक रिवीजन भी कर लेंगे, तो अभी आपको बस ध्यान से सुनना है। तो आर्टिकल 41 में काम पाने, शिक्षा पाने और बुढ़ापा, बेरोजगारी, बीमारी और अशक्तता की दशा में सार्वजनिक सहायता पाने का अधिकार। आर्टिकल 42 में काम की न्याय संगत व मानवोचित दशाएं, प्रसूति सहायता का उपबंध। आर्टिकल 43 में सभी कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी, शिष्ट जीवन स्तर, सामाजिक और सांस्कृतिक अवसर। आर्टिकल 43A तो इसके अंतर्गत दिया गया कि उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी। तो 42 संविधान 1976। आर्टिकल 47 पोषण स्तर व जीवन स्तर को ऊंचा करना व लोक स्वास्थ्य को सुधार करना। अब हम देखेंगे गांधीवादी कौन कौन से हैं। तो आर्टिकल 40 है ग्राम पंचायतों का गठन करना और स्वायत्त शासनों की इकाइयों के रूप में कार्य करने की शक्ति देना। तो गांधीवादी मतलब गांधी किसके ग्राम पंचायतों को गठन करने के प्रति उनका दृष्टिकोण था। आर्टिकल 43 में ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को व्यक्तिगत सेवा सहकारी आधार पर बढ़ावा देना। आर्टिकल 43B में सहकारी समितियों के ऐच्छिक गठन, स्वायत्त संचालन, व्यवसायिक प्रबंधन को बढ़ावा देना। ये 97 में वे संविधान संशोधन 2011 द्वारा जोड़ा गया। आर्टिकल 46 SC ST व अन्य कमजोर वर्ग के शैक्षणिक व आर्थिक हितों को बढ़ावा देना और सामाजिक अन्याय से रक्षा करना। आर्टिकल 47 में स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नशीले पदार्थ, दवाओं, सेवाओं और शराब का प्रतिबंध करना। मतलब स्वास्थ्य के हानिकारक जो नशीले पदार्थ हैं, शराब हैं, दवाएं हैं, उनका क्या करना, प्रतिबंध। और आर्टिकल 48 में गाय, बछड़ों, अन्य दुधारू पशुओं की बलि पर रोक लगाना और नस्लों में सुधार हेतु प्रोत्साहन देना। अब ये आता है लिबरल वाले इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल जो होते हैं, उदार बौद्धिक, ये तीसरा प्रकार है। और ये देखेंगे हम इसमें आर्टिकल 44 भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता। तो मतलब इसमें सिंपल सा है कि अगर समाजवादी आ रहे हैं तो वो लोक कल्याण वाली बात करेंगे, गांधीवादी आ रहे हैं तो ग्रामीण, कुटीर और वो जो नैतिकवादी जो विचार होते हैं उनके प्रति होगा। और उदार बौद्धिकवादी आते हैं तो थोड़ा USA वगैरह ये मॉडर्न जो फिलॉसफी है उसके अकॉर्डिंग होगा। आर्टिकल 44 में देखेंगे हम भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता होनी चाहिए, ये बताया है। आर्टिकल 45 में सभी बच्चों को 6 वर्ष की आयु पूरी करने तक प्रारंभिक बाल्यकाल की देखरेख और शिक्षा का अधिकार है। तो इसे क्या 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा बदला गया। इसमें पहले था कि मतलब 14 वर्ष तक के बच्चों को, 6 से 14 वर्ष के बच्चों तक के निःशुल्क शिक्षा का अधिकार था। अब इसे क्या फंडामेंटल राइट बना दिया और इसके स्थान पर 86वें संविधान संशोधन में क्या किया गया, सभी बच्चों को 6 वर्ष की आयु पूरी करने के लिए प्रारंभिक बाल्यकाल की देखरेख और शिक्षा। आर्टिकल 48 में कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों संगठित करना। आर्टिकल 48A में है पर्यावरण का संरक्षण व संवर्धन तथा वन्य एवं वन्य जीवों की रक्षा करना। इसे जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा। आर्टिकल 49 में राष्ट्रीय महत्व वाले स्मारकों, स्थानों व वस्तुओं का संरक्षण करना। आर्टिकल 40 में देश राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करना। और 41 में अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा की अभिवृद्धि करना, राष्ट्र के बीच न्याय संगत संबंध बनाए रखना और अंतर्राष्ट्रीय कानून व संधियों का आदर करना। तो 41 आपको याद रखना है, अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा से संबंधित है। अब नए जोड़े गए नीति निर्देशक तत्व संशोधन द्वारा हम देखते हैं। तो जो भी मतलब अमेंडमेंट के द्वारा जोड़े गए उनको हम देखते हैं। तो 4 मुख्य नए तत्व जोड़े थे 42वें संविधान संशोधन 1976 में। तो पहला आता है 39 बच्चों के स्वस्थ विकास के अवसर। 39 में जोड़े गए थे। तो 39 में क्या था, बच्चों के स्वस्थ विकास के अवसर। 39A में किया था समान न्याय, निःशुल्क कानूनी सहायता। 43A में किया था उद्योगों के। तो आर्टिकल 43A में देखेंगे हम कि उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी। आर्टिकल 48A में पर्यावरण का संरक्षण व वन्य जीवों की सुरक्षा। अब दूसरे नंबर पे जोड़ा गया था 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। तो इसमें क्या, आर्टिकल 38 में धारा जोड़ी गई थी जिसमें आय, स्थिति और अवसरों की असमानता को समाप्त करना। अब 3 में आता है 87वां संविधान संशोधन 2002। आर्टिकल 44 का विषय बदला गया। तो मतलब 45 जो अनुच्छेद होता है उसका विषय बदल कर क्या बोला गया, 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था। इससे पहले क्या था, 14 वर्ष तक निःशुल्क शिक्षा था, अब 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों, तो ये सबसे मोस्ट है। अब देखेंगे हम 97वां संविधान संशोधन 2011।
तो अनुच्छेद 43B जोड़ा गया, सहकारी समितियों को बढ़ावा देना। तो 97वां संविधान संशोधन में क्या जोड़ा गया था? अनुच्छेद 43B, सहकारी समितियों को बढ़ावा देना। अब देखते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व DPSP पार्ट 2। अब इसमें जो कुछ रह गया वो और देख लेते हैं कि नीति निर्देशक तत्वों के पीछे संशोधित BN राव की समझौते पे लाए गए थे। तो इसमें सिफारिश की गई थी कि व्यक्तिगत अधिकारों को 2 श्रेणियों में बांटा जाना चाहिए, न्यायोचित और गैर न्यायोचित। न्यायोचित के अंतर्गत क्या रखा गया? मूल अधिकार, क्योंकि उन्हें सुप्रीम कोर्ट द्वारा लागू किया जा सकता। गैर न्यायोचित मतलब इनके हिसाब पे सुप्रीम कोर्ट नहीं जाया जा सकता। तो ये भाग 4 है कि ये भविष्य के लिए वो है कि इनको हम बाद में फंडामेंटल राइट बना सकते हैं या कानूनी रूप से लाभ बना सकते हैं, लेकिन अभी ये क्या है, भारत उस स्तर पर नहीं है, तो इनको सलाहकारी रखा गया है। निर्देशक तत्वों की उपयोगिता व महत्व। यद्यपि ये गैर न्यायोचित हैं, फिर भी इनका अत्यधिक महत्व है। मार्गदर्शक प्रकाश स्तंभ, ये देश के शासन में मूलभूत और विधायिका व कार्यपालिका को मार्गदर्शन करते हैं। संविधान की कुंजी। MC छागला के अनुसार यदि इन सभी तत्वों का पूर्ण पालन किया जाए तो हमारा देश पृथ्वी पर स्वर्ग बन जाएगा। और डॉक्टर BR अम्बेडकर ने क्या बोला? उनका उद्देश्य केवल राजनीतिक लोकतंत्र स्थापित करना नहीं है, बल्कि आर्थिक लोकतंत्र स्थापित करना भी है। न्यायालयों के लिए सहायक। कानून की संवैधानिक वैधता की जांच करते समय न्यायालय इनका उपयोग तर्कसंगतता तय करने के लिए करती है कि कभी कभी ऐसा होता है फंडामेंटल राइट या किसी भी चीज़ पे वाद विवाद आता है और सही निर्णय नहीं ले पाते हैं, तो लास्ट में नीति निर्देशक तत्वों DPSP के माध्यम से वैधता जांचते हैं कि इनको रिकमेंडेशन के रूप में लिया जाता है। अब इनकी आलोचना देखते हैं हम। कोई कानूनी शक्ति नहीं। गैर न्यायोचित होने के कारण KT शाह ने इन्हें एक ऐसा चेक कहा जिसका भुगतान बैंक की इच्छा अनुसार किया जाता है। तर्कहीन व्यवस्था। सर आइवर जेनिंग्स के अनुसार इन्हें ना तो किसी तार्किक क्रम में वर्गीकृत किया गया है, ना ही ये किसी निश्चित दर्शन पर आधारित है। रूढ़िवादिता। जेनिंग्स ने कहा कि यह 19वीं सदी के इंग्लैंड के राजनीतिक दर्शन पर आधारित है, जो 21वीं सदी में अनुपयोगी हो सकते हैं। संवैधानिक टकराव। केंद्र, राज्य और राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री के बीच टकराव की स्थिति पैदा हो सकती है। अब मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों के टकराव और तुलना वाद वो देखेंगे। मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व। तो इसमें हम देखते हैं कि नकारात्मक, ये राज्यों के कृत्यों पर प्रतिबंध लगाते। तो मूल अधिकार जो है वो राज्यों के कृत्यों पर क्या लगाते हैं? प्रतिबंध। और सकारात्मक, ये राज्यों को कुछ करने के निर्देश देते हैं। तो नीति निर्देशक तत्व कैसे हैं? सकारात्मक, याद रखना है आपको, एग्जाम में आता है। और मूल अधिकार कैसे हैं? नकारात्मक, क्योंकि वो राज्यों के कृत्यों पर क्या लगाते हैं? प्रतिबंध। और नीति निर्देशक तत्व DPSP, ये राज्यों को कुछ करने के निर्देश देते हैं। मूल अधिकार जो हैं इनके हनन पर कोर्ट जा सकता है। और DPSP क्या है? गैर न्यायोचित, इनको कोर्ट में लागू नहीं करा जा सकता। मूल अधिकार में क्या है कि इन्हें राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करने के लिए लगाया गया था, फंडामेंटल राइट को। और DPSP को सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना के लिए। और फंडामेंटल राइट हैं व्यक्तिगत, ये व्यक्तिगत कल्याण को बढ़ावा देते हैं। और DPSP समुदाय, ये पूरे समुदाय के कल्याण को बढ़ावा देते हैं। प्रमुख न्यायिक फैसले हम देखते हैं। प्रसिद्ध वाद। चंपकम दो राई राजन मामला। चंपकम दो राई राजन मामला 1951। उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि मूल अधिकार और DPSP में टकराव होने पर मूल अधिकार ही प्रभावी होंगे। क्यों? क्योंकि वो न्यायोचित हैं, उनके आधार पर सुप्रीम कोर्ट जाया जा सकता है। गोलकनाथ मामला 1967। संसद मूल अधिकारों में क्या संशोधन करके DPSP को लागू नहीं कर सकती है, मतलब DPSP को मतलब वैलिड नहीं बना सकें कि संविधान के आधार पर लागू किया जाए। 25वां संविधान संशोधन 1971। अनुच्छेद 31C जोड़ा गया है। यदि अनुच्छेद, अभी हम देखते हैं 25वां संविधान संशोधन 1971। अनुच्छेद 31C जोड़ा गया है। यदि अनुच्छेद 39B और 39C को लागू करने के लिए कानून बनता है तो उसे अनुच्छेद 14, 19 और 31 के उल्लंघन के आधार पर रद्द नहीं किया जा सकता। और चौथे नंबर का केशवानंद भारती मामला है 1977 का, ये सबसे महत्वपूर्ण है। तो अनुच्छेद 31C के उस हिस्से को वैध माना जाएगा जिसमें 39B और 39C को प्राथमिकता दी गई है, ये बोला गया था। मिनर्वा मिल्स मामला 1980 का। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि भारतीय संविधान मूल अधिकारों और नीति निर्देशक तत्वों के। तो मिनर्वा मिल्स मामला को हम देखते हैं 1980 में। मिनर्वा मिल्स मामला 1980। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि भारतीय संविधान मूल अधिकारों और नीति निर्देशक तत्वों के बीच संतुलन की नींव पर टिका है। ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं।
निदेशक तत्वों का क्रियान्वयन, सरकार द्वारा उठाए गए कदम। योजना आयोग, नीति आयोग, पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से सामाजिक व आर्थिक विकास, भूमि सुधार, जमींदारी उन्मूलन किया गया, भूमि सीमांकन व भूमिहीनों को वितरण किया जाता। श्रम कानून, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948, मातृत्व लाभ अधिनियम 1961, कारखाना अधिनियम, ये सब बनाए गए। पंचायती राज व्यवस्था 73वां 74वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा अनुच्छेद 40 को संवैधानिक दर्जा दिया गया। पर्यावरण व वन्यजीव, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 बनाया गया। अन्य योजनाएं महात्मा गांधी नरेगा, राष्ट्रीय कानून सेवा प्राधिकरण नालसा, अनुच्छेद 39A, मुफ्त शिक्षा अधिकार RTE एक्ट अनुच्छेद 21A 45। तो भारत भाग 4 से बाहर के नीति निर्देशक तत्व हैं। कुछ संविधान के भाग 4 के अलावा भी अन्य स्थानों पर कुछ निर्देश दिए गए हैं। जैसे 335 में भाग 16 में दिया गया है सेवा व पदों के लिए अनुसूचित जातियों व जनजातियों के दावे। अनुच्छेद 350 में दिया गया भाग 17 में प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं देना। अनुच्छेद 351 भाग 17 में हिंदी भाषा का प्रसार व विकास करना। अब हम क्विक रिवीजन करेंगे पूरे जो भी ये आर्टिकल्स हैं, जो DPSP है वो किस आर्टिकल में कौन सा है, तो हम एक बार इनका क्विक रिवीजन करते हैं अच्छे से। तो आर्टिकल 36 राज्य की परिभाषा, आर्टिकल 37 नीति निर्देशक तत्वों की प्रकृति गैर न्यायोचित, ये बताया गया है। आर्टिकल 37 क्या बताया गया, निर्देशक तत्वों की प्रकृति गैर न्यायोचित। आर्टिकल 38 में बताया गया लोक कल्याण की अभिवृद्धि व असमानता को समाप्त करना। आर्टिकल 39 में राज्य द्वारा अनुसरणीय नीति के कुछ तत्व। आर्टिकल 39A समान न्याय व निःशुल्क कानूनी सहायता। आर्टिकल 40 मतलब 40 में ग्राम पंचायतों का संगठन। 41 में काम, शिक्षा व लोक सहायता पाने का अधिकार। 42 में काम की न्याय संगत दशाएं व प्रसूति सहायता। 43 में निर्वाह मजदूरी व कुटीर उद्योग। 43A में उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी। 43B में सहकारी समितियों को बढ़ावा देना। 44 में एक समान नागरिक संहिता UCC। 45 में 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की देखरेख व शिक्षा। 46 में SC ST व कमजोर वर्ग के हितों का संरक्षण। आर्टिकल 47 में है पोषण जीवन स्तर सुधारना व नशीले पदार्थों पर रोक। 48 में कृषि एवं पशुपालन का संगठन। 48A में पर्यावरण वन एवं वन्य जीवों की सुरक्षा। 39 में मतलब 49 में आर्टिकल 48A के बाद आता है आर्टिकल 49 49 राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों का संरक्षण। आर्टिकल 50 में मतलब 50 में कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। आर्टिकल 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा की अभिवृद्धि। तो ऐसे करके आपके पाठ पूरा होता है। इसमें थोड़ा बैकग्राउंड नॉइज होगा, आप मैनेज कर लिए। कल से आपको अच्छी क्लास दी जाएंगी और कल हम पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट, मूल अधिकार, और प्लस में मूल कर्तव्य को भी कर लेंगे। तो कल बड़ा क्लास आएगी, आज ये छोटा ही बन पाया है।